बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स और एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आज हम सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो मैं आपको अपने पिछले लेसन में रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसी की एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है 2.353535। अब हमने ये बताना है कि रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए, यानी टर्मिनेटिंग होता है। वो पॉइंट के बाद कोई नंबर एंड हो जाता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि नंबर जो है एंड हो रहा है, लिखा हुआ है 2.353535 और आगे नंबर ख़त्म हो गया है। तो जब नंबर ख़त्म हो जाए यानी उसका एंड हो जाए तो वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा रैशनल। हम लिखेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है 0.6 डैश। अब 0.6 डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है और उसके बाद नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। यहाँ मैंने कहा था कि नंबर टर्मिनेट होना चाहिए, तो जब नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। यहाँ नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट ना हो रहा हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट हो रहा हो तो वो भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो इस नंबर को भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 2.236067 डैश 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 डैश, यानी नंबर आगे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था और इसे हमने रैशनल नंबर कहा था। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या हमें रैशनल नंबर कहना चाहिए? नहीं, रैशनल नंबर इसलिए नहीं कहेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ देखें 2366067, इनमें कुछ सिमेट्री नहीं है, यानी कोई एक तरतीब से रिपीट नहीं हो रहा। ये आपके ये एक तरतीब से रिपीट हो रहा था, 6666 आ रहा था। तो इसलिए ये नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग नहीं है। इस नंबर को हम रिकरिंग नंबर भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। जबकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिकरिंग ना हो तो उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, इसे हम कहेंगे इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है स्क्वायर रूट 7। इसे अंडर रूट 7 भी कहते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू 7 है, अगर तो ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो तो ये रैशनल नंबर कहलाता है। अब 7 चूँकि किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर से क्या मुराद है? कंप्लीट स्क्वायर की मुराद है बाज़ नंबर होते हैं जिस तरह 16 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसी तरह 36 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये 6 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी स्क्वायर रूट से बाहर भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो नंबर किसी का कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जिस तरह 7 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह के नंबर जितने हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसमें स्क्वायर रूट 2 भी आ जाता है, स्क्वायर रूट 3 भी आ जाता है, स्क्वायर रूट 5 भी आ जाता है। ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा इर्रेशनल। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है ई। ये लॉगरिथम वगैरह में यूज़ होता है, मैथमेटिक में इसका इस्तेमाल होता है और इसकी वैल्यू होती है जो कि मैंने यहाँ से पहले लिख ली हुई है। इसकी वैल्यू होती है 2.718281 डैश डैश डैश, यानी कैलकुलेटर से अब इसकी जब वैल्यू लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी।
अब चूंकि ये एक नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कंटिन्यूसली चल रहा है, रुक नहीं रहा। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या ये रिपीट हो रहा है कहीं पे पॉइंट के बाद या 7 1 8 2 8 1, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, यानी एक जैसी रेपिटेशन नहीं हो रही। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो जो नंबर रिपीट ना हो रहा हो वो नंबर कहलाता है इर्रेशनल। तो ये भी हमारा नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 पे क्वेश्चन है पाई। पाई को हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3.141592 डैश डैश डैश। अब ये जो नंबर है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये इसका कोई एंड नहीं नंबर का हो रहा। लेकिन क्या इस नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद? तो देखते हैं 141592, ये रिपीट नहीं हो रहा, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। जिस तरह की यहाँ पे सिमेट्री थी, एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, तो इस तरह का नंबर नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यानी 1 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 की तरफ। वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब आप स्क्वायर रूट 11 देख सकते हैं कि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो पार्ट है ये इर्रेशनल कहलाएगा। और इसके अंदर अगर हम 5 को ऐड भी कर देंगे तो भी ये नंबर इर्रेशनल ही कहलाएगा, क्योंकि जब कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करेंगे 5 ऐड करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू का एंड नहीं होगा, नंबर कंटिन्यूसली जारी रहेगा। तो इस तरह का नंबर भी इर्रेशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब 13 भी चूंकि किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। उसमें अगर 3 ऐड भी कर दें तो भी ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता है और नॉन रिकरिंग ही रहता है, इसलिए ये नंबर भी इर्रेशनल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है 15/4। 15/4 इस तरह के नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन हम फिर भी इसे चेक कर सकते हैं कि रैशनल नंबर है कि नहीं, यानी क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका एंडिंग हो रही है कि नहीं, या अगर इस पर डिवाइड हो रहा है तो आगे जाके रिपीट हो रहा है या नहीं, यानी रिकरिंग है कि नहीं। तो हम 15 को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ये 3 पे जाएगा, 3 4 12, माइनस करते हैं, इसके बाद 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब 4 चूँकि बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, इधर भी पॉइंट लगाएंगे, इस 0 को नीचे ले आएंगे। तो अब 4 को हम 30 तक लेके जाते हैं, 4 7 28 होता है। फिर माइनस करेंगे 10 में से 8 2, एक 0 इधर और लगा देते हैं, इसे नीचे ले आएंगे, ये 20 बन जाएगा। और 4 5 20 होता है। अब माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास इसका आंसर आता है 3.75। अब ये स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, यानी इसके एंड हो रहा है, नंबर आगे चल नहीं रहा। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, जिस तरह ये पहला नंबर था, वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा रैशनल, इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है ब्रैकेट्स के अंदर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस नंबर को हमने देखना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला था a माइनस बी a प्लस बी, और वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये भी उसी फार्मूले की तरह है, ये इसे a समझ लें और इसे b समझ लें, और इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह यहाँ a का स्क्वायर बना है, और माइनस बीच में साइन आएगा, जिस तरह यहाँ साइन आया है माइनस का, और ये b है तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और ये जो 2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब हमारा ये 2 है,
क्या ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है? ये हमारा एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका एंड हो रहा है और इसको हम 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की शेप में भी लिखा जा सकता है और इसका एंड भी हो रहा है, इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा रैशनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन में रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एंड पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हो, जिसका कोई एंड हो रहा हो, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हों, वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो रुक ना रहे हों, नंबर जारी हों और रिपीट भी ना हो रहे हों। अगर रिपीट हो रहे होते तो वो रैशनल नंबर होते हैं, अगर रिपीट नहीं हो रहे और नंबर जारी है तो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरे नंबर पे स्क्वायर रूट के अंदर वो वाले नंबर जिनका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 7, इधर आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट 13, ये सारे भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा ई की वैल्यू जो है वो भी इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ तो मुकम्मल होल नंबर लिखे हुए हैं, जिस तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ़्ट साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर ऑफ 2 को किस तरह इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसके लिए आपको पैथागोरियन थ्योरम समझना पड़ेगा। पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी ये जो साइड है इसे एल्टीट्यूड कहते हैं और इस साइड को बेस कहते हैं, जबकि ये सामने वाली साइड जो है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके मुताबिक इसका फार्मूला होता है c² = a² + b²। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, c² स्क्वायर रूट = a² + b² होल का स्क्वायर रूट। अब ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो c हमारा आ जाएगा a² + b² के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस a की जगह 1 पुट कर देते हैं और b की जगह 1 पुट कर देते हैं। अब हम इधर 1 पुट क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। a की जगह मैंने 1 लिखा है और 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 1 लिखा है और 1 का स्क्वायर। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 2 बन गया है c। तो करना हमने क्या है कि इस तरह की एक ट्रायंगल इस के ऊपर ड्रॉ करनी है और उसके बाद स्क्वायर रूट जो 2 है इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। तो हमने इसकी वैल्यू, अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 1.41 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर 1 तक एक लाइन लगानी है, 1 तक एक लाइन लगानी है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर 90 डिग्री की एक एंगल लेने के बाद ये मेरे पास D है, D से आपने यहाँ पे रखनी है सेंटर में और 90 डिग्री के पे लाइन लगानी है, ताकि 90 डिग्री पे लाइन लगाने का मकसद ये है कि लाइन सीधी बने। तो यहाँ से 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी लाइन ज़रा सीधी कर लेते हैं, ये 1 तक है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये 1 तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 1 है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इतना ही डिस्टेंस ऊपर ले लेना है जितना ये था, यानी स्केल से मेजरमेंट करके जितना डिस्टेंस ये है इतना ही यहाँ पे ये ले लेना है और इस लाइन को इसके साथ मिला देना है। अब आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह की बन गई है, ये 90 डिग्री बन गया है एंगल, और 1 पॉइंट इधर आपने लिया है, ये 1 है डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस क्या है 1, इधर भी 1 है, यानी ये डिस्टेंस 1 है, ये भी 1 है। अब इन दोनों को जब इस फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है √2, और वो किसका होता है सी का, यानी सी पोर्शन ये है, तो ये क्या है आपका √2। अब आपने क्या करना है, अपने कंपास लेनी है, उसका एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है, तो और इसको इतना खोलने के बाद आपने इस तरीके से आगे से कर्व लगा देनी है। तो ये जिस जगह पे ये कंपास आपकी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हमने कहना है कि ये हमारा √2 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं ट्रायंगल, ये एक लाइन लगा ली अपने, और ये ट्रायंगल को हम कह देते हैं ये 1 है, और इतना ही डिस्टेंस हमने ऊपर बनाना है, तो हम 90 डिग्री का पहले एंगल बनाएंगे डी की मदद से। डी की मदद से हमने ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जितना डिस्टेंस हमने यहाँ रखा था इसे मेजर कर लेते हैं यहाँ तक 1, इतना ही डिस्टेंस हमने ऊपर ले लेना है यहाँ तक, ये थोड़ा यहाँ तक है। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से इसको आपस में मिला देना है। इस लाइन को आपस में मिला दिया, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका आंसर आपका क्या मिला था, यहाँ मिला था √2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल और बनाना है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, और यहाँ पे डी को दोबारा रखना है, उसका सेंटर रखना है, डी का सेंटर पॉइंट यहाँ रखना है लाइन के ऊपर, और इधर एक लाइन लगानी है। अब क्या करना है, जितना डिस्टेंस ये लिया था 1, इतना डिस्टेंस इधर भी लेना है 1 का। वो हमारा कितना डिस्टेंस है, वो हमारा यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ये है, इतना ही डिस्टेंस हमने आगे लेके जाना है, ये इस तरह लाइन लग जाएगी। अब हमारा ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया है। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेंगे, इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला लेते हैं। अब आप गौर करें कि ये हमारा 1 है पॉइंट, और ये भी 1 है, और ये भी मैंने 1 रखा था। अब इसका और इसका जो है जब स्क्वायर रूट लें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। c² किसके इक्वल था, c² इक्वल था a² प्लस b², और c इक्वल था हमारा a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारा एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो यहाँ पे a की जगह ये जो बेस है इसकी जगह हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस ये इसका एल्टीट्यूड है इसकी 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इस पर डालेंगे। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिल जाएगा हमें, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऊपर ये बड़े वाला स्क्वायर रूट है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट का साइन ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि c√3 के इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3। तो स्टूडेंट जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे ये जो √2 आया था, तो हमने ये वाली जो साइड है इसको मेजर करके कंपास से यहाँ से लाइन ऐसे लगाई थी। अब हमारे पास ये वाली लाइन आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस लाइन के
बराबर हमने कंपास खोलनी है और यहाँ से हमने इस तरह लाइन पे कंपास को चलाना है और जो लाइन पे कट करेगी तो वो हमारा आंसर होगा। तो इसी चीज़ को हम अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन ली 0 से लेके 1 तक, वो है 1। अब हमने 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है डी की मदद से। तो 1 के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डी की मदद से। अब इसे लाइन को बड़ा करते हैं। डी की मदद से एंगल इसलिए बनाना है कि एंगल सही बने। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब जितना ये डिस्टेंस है 1 का, उतना ही डिस्टेंस हम ऊपर ले लेते हैं और वो है हमारा इतना, ये डिस्टेंस है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने करना होता है इस पॉइंट को इस ज़ीरो वाले पॉइंट से मिलाना है। तो इस पॉइंट को हम ज़ीरो वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हमारा 1 है, ये 1 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 है। इसके मुताबिक ये 1 है स्क्वायर रूट 2, ये तो काम वही है। अब आगे क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड किया था। और यहाँ पे फिर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है डी की मदद से। डी का सेंटर यहाँ पे रखेंगे, लाइन के ऊपर डी को रखेंगे सेंटर यहाँ पे, और ये ऊपर निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर हमने 1 जो पॉइंट है यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर आगे जाना है। तो यहाँ पे रखा पॉइंट और ये लाइन लगा दी। अब ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा 1 है और ये भी 1 है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी क्या है 1। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देते हैं इस तरीके से। अब हमारा ये 1 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये इसका और इसका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 3। इसके मुताबिक ये देखें स्क्वायर रूट 2 है, 1 है, और दोनों को जब सॉल्व किया तो आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, कंपास लेनी है और उसको इतना खोलना है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। एक साइड उसकी यहाँ पे रखनी है और पेंसिल वाली साइड यहाँ पे रखनी है। यहाँ से आपने इस तरह मेजर करते हुए यहाँ से आपने कर्व लगानी है लाइन की तरफ। तो इस तरह कुछ कर्व लगेगी आपकी, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपने कंपास के साथ लगानी है ये यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपका पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 3। और वैसे भी आप कैलकुलेटर से अगर स्क्वायर रूट 3 फाइंड करें तो 1.73 होता है, वो तकरीबन यहाँ पे जाके मिलता है 1.73। लेकिन आपने ये सारा प्रोसेस करने के बाद उसे बनाना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 4 कंप्लीट 1/3, यानी 4 नंबर कंप्लीट हैं और 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पार्ट नंबर 3 है। इसके लिए लाइन मैंने यहाँ पे पहले बना के रखी हुई है। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो 4 है इसे मैं कंप्लीट कह रहा हूँ, यानी ये पूरा कंप्लीट नंबर है, और ये नंबर जो है 1/3 ये फ्रैक्शन में है। तो और एक नंबर ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पे राइट साइड पे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने राइट साइड पे जाना है पॉजिटिव नंबर की तरफ। तो 4 कंप्लीट है, तो हम 4 यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक ये 4 नंबर कंप्लीट हैं। फिर है 1/3, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 पार्ट में से हमने 1 पार्ट्स को शो करना है। तो जब नीचे 3 लिखा हो तो आपने यहाँ पे 4 के बाद 2 लाइंस लगानी है, 1 इक्वल डिस्टेंस पे 2। जब आप 2 लाइंस लगाएंगे, यहाँ 3 लिखा हो तो 2 लाइन लगानी है, तो 3 पार्ट्स बन जाते हैं। देखें ये एक पार्ट बन गया है, ये दूसरा पार्ट बन गया है, ये तीसरा पार्ट इसका बन गया है। 4 कंप्लीट है और आगे 3 पार्ट्स ये बन गए हैं। इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट लेना है, जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है हमने वो लेना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 कंप्लीट 1/3। इसको दोबारा देखें कि यहाँ लिखा था 4 कंप्लीट 1/3, 4 हमने कंप्लीट यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव नंबर, फिर 3 लिखा हुआ है तो इसके 3 पोर्शन बनाए हमने। 3 पोर्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 लाइंस लगाई बीच में इक्वल डिस्टेंस। एक लाइन ये लगाई थी, एक लाइन ये लगाई है।
तो ख़ुद ही 3 पार्ट बन जाते हैं। फिर हमने इसके न्यूमरेटर में चूँकि 1 है तो इधर से हमने 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पहली लाइन को सिलेक्ट किया और यही हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, वो इस लाइन पे हम बनाते हैं। वो है -2 कंप्लीट एंड 1/7। तो इस माइनस की वजह से अब हमने माइनस नंबर की तरफ जाना है। -2 कंप्लीट है, फिर 1/7 है, ये भी माइनस का ही है क्योंकि इधर माइनस लिखा हुआ है। तो -2 कहाँ पे आता है, 1 2, ये -2 है, यहाँ पे हम आ गए। फिर 1/7, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ये 7 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो आपने 6 लाइनें लगानी हैं, तो ख़ुद ही इसके 7 पार्ट बन जाएंगे। तो यहाँ 7 है, तो मैं 2 के बाद लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि लाइन इधर बढ़ रही है, ये यानी 2 कंप्लीट है और कुछ आगे उसका पार्ट है, 2 ये कंप्लीट है माइनस का और आगे ये वाला पार्ट इसमें से हमने लेना है। तो 7 है तो हम 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये आपने अंदाजे से इक्वल डिस्टेंस पे 6 लाइन लगानी है। जब आप 6 लाइन लगाते हैं तो 7 पार्ट बन जाते हैं। ये देखें, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। अब इसमें से हमने क्या लेना है, फर्स्ट पार्ट लेना है, तो यानी फर्स्ट लाइन लेनी है। तो यहाँ पे हम स्केल के साथ आप लगा सकते हैं निशान, ये हमने लिया फर्स्ट लाइन और इसको लिख देंगे -2 कंप्लीट 1/7। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसके लिए ये लाइन मैंने रखी है, इसमें है 5/8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंप्लीट नंबर नहीं है और ये नंबर भी पॉजिटिव है। जब ये कोई कंप्लीट नंबर नहीं है और न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर हो, तो आपने समझना है कि ये 1 के बीच में लाया करेगा, यानी यहाँ पे कहीं ये वाक़ है नंबर ये वाला, जबकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर में छोटा नंबर होना चाहिए। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम कितनी लाइनें लगाएंगे, 7 लाइन। 7 लाइन लगाएंगे तो हमारे इस 1 नंबर के 8 पार्ट्स बन जाएंगे। उसमें से हमने 5 पार्ट्स यानी 5th लाइन को सिलेक्ट करना है। तो हम 7 लाइन लगाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जब हमने 7 लाइन लगाई हैं तो 8 पार्ट्स ये वाले बन जाते हैं। हमने चूज़ क्या करने हैं, 5। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे इस पहले को छोड़ के, 1 2 3 4 5। ये जो 5 लाइन होगी हमारी, इसका हमने बड़ा कर लेना है और यहाँ पे लिखना है 5/8, यानी 8 पोर्शन में से हमने 5th वाली लाइन को सिलेक्ट किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट के बाद हमने इसे सिलेक्ट किए। नेक्स्ट लास्ट पे है 6 पे, 2 कंप्लीट 3/4। यहाँ लिख देते हैं 6। इसमें भी 2 कंप्लीट आ गया और नंबर पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है। 2 कंप्लीट है तो यहाँ पे यहाँ छोटा सा एक नुक्ता लगाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, ये 2 कंप्लीट है। फिर क्या है, 3/4, ऊपर छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा। 4 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो हमने कितनी लाइनें लगानी है, हमने 3 लाइन्स लगानी है। तो हम लगाएंगे 1 2 और 3, इक्वल डिस्टेंस पे 3 लाइन्स लगानी है। जब 3 लाइन्स लगाएंगे तो इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4। अब हमने सेलेक्ट क्या करना है, 3 यानी 3rd लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली लाइन जो है, यानी पहली इस लाइन को नहीं गिनना, इससे आगे गिनना है 1 2 3। तो ये 3rd लाइन का हमने सेलेक्ट किया, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 2 कंप्लीट और 3/4। तो इस तरीके से स्टूडेंट किसी भी नंबर को जो कि फ्रैक्शन में हो या स्क्वायर रूट के अंदर हो, उसे आप नंबर्स लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों का आंसर आपको पिछले लेसन में मिल जाएगा, जबकि ये जो पार्ट्स है मैंने इस लेसन में आपको सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें कहा गया है
कि ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें P/Q यानी फ्रैक्शन की शेप में लिखना है, रैशनल नंबर की शेप में लिखना है, क्योंकि कोई नंबर जो P/Q की शेप में लिखा हो, फ्रैक्शन की शेप में, वो एक रैशनल नंबर होता है। और P और Q जो है वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं, जिस तरह +1 2 3 और -1 2 3 और 0, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास दिया हुआ है 0.4 इस तरह का। पिछले क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था 0.6 तो ये एक रैशनल नंबर होता है और ये रिपीट हो रहा होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 0.4444 यानी कि जो डैश का मतलब है कि नंबर आगे रिपीट हो रहा है। तो इसका हम इस तरह खोल सकते हैं। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लेट करेंगे और इस नंबर को किसी के आगे पुट करेंगे। हम कह देते हैं कि x के इक्वल है 0.444 ... हमने सपोज किया है कि ये नंबर जो है किसी नंबर x के इक्वल है। अब हम इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। जब आपका सिंगल नंबर पॉइंट के बाद नंबर सिंगल हो तो आपने इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर हों तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद चूंकि एक नंबर है तो इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 × x, और यहाँ आ जाएगा 10 × यही नंबर लिख देंगे 0.444 ... अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और 10 को जब इस नंबर से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.444 ... यानी ये मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाता है। अब आप देख चुके हैं कि इस नंबर को, यानी इस पार्ट को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है? x के इक्वल रखा हुआ है। तो हम इस पार्ट की जगह पे ये x लिख सकते हैं, या इससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4 + 0.0, क्योंकि पॉइंट की इस तरफ 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.4444 ... यानी इस नंबर को पहले मैंने इस तरह लिख दिया है। कैलकुलेटर पे जब इसे आप ऐड करेंगे तो यही नंबर बन जाएगा, यानी पॉइंट वाले नंबर को दोबारा इसी तरह लिख लिया। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखें कि हमने क्या कहा था? x कहा था। तो इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, 4 + x, यानी इसकी जगह मैंने x लिख दिया। यहाँ से इधर हमारा क्या चल रहा है? इधर हमारा चल रहा है 10x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? इस x को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 10x - x = 4, यानी इसका अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 9x = 4। 10 में से 1 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 होता है इसका कोफिशिएंट, तो 10 में से 1 को माइनस करते हैं तो 9 आ जाता है। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ये कटिंग हो गई। मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 4/9। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये P/Q की शेप में आ गया, यानी इसे आप P समझ लें, ये Q समझ लें, और ये दोनों Q जो है नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो x जो है हमारा आंसर, x किसके इक्वल था? x इस नंबर के इक्वल था। तो ये जो नंबर है ये किसके इक्वल आ गया? 4/9 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसी को दोबारा हम खोलते हैं
तो मैंने जैसे बताया था जो डैश के नीचे नंबर होता है वो रिपीट हो रहा होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.37373737 डॉट डॉट डॉट, यानी इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। इसी वजह से हमने इसको P/Q की शेप में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, किसी नंबर के इक्वल रख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.37 डैश, हमने इस नंबर को x के इक्वल रख लिया। फिर अब x किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है, तो ये इससे लिख देते हैं 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि दो नंबर हैं तो इस तरफ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब 100 को कैलकुलेटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.373737 एंड सो ऑन। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिखा था, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 37 प्लस 0.373737, यानी पॉइंट से पहले जो नंबर होता है चूँकि एक कंप्लीट नंबर होता है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है और प्लस कर देते हैं वो पॉइंट वाला नंबर, और पॉइंट से पहले ज़ीरो इसलिए लगा देते हैं ताकि पॉइंट मेंशन हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, और इस लेफ़्ट वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब इसको ऐड करते हैं तो यही नंबर बनता है। ये बनाने का मकसद क्या था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये नंबर जो है ये वाला ये x के इक्वल है, तो हम अब इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 37 प्लस x, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे 100x और 100x। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस x को भी इस लेफ़्ट साइड पे की तरफ ले आएंगे। 100x जब ये वैल्यू प्लस की है इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 37। अब 100 में से जब ये वाला 1 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 99, और x हम साथ वैसे ही लिख देंगे और ये हो गया 37। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 99 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो यहीं कर लेते हैं, चलें जगह कम है, 99 इधर भी डिवाइड कर दिया, 99 से इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया 1 से, और आगे लिख लेते हैं। फाइनल हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 37/99। अब x को चूँकि हमने इसके इक्वल पुट किया था, अब x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 0.37 डैश इज इक्वल टू 37/99। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाला नंबर जो डैश के साथ था, जिन रिपीटिंग हो रहा था, उसको हमने P/Q की शेप में लिख लिया है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। जो नंबर रिपीट हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो भी रैशनल होता है, और ये P/Q की शेप में है। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको हम नंबर को भी लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.21 डैश, और अब नीचे ही कर लेते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.212121 एंड सो ऑन। अब जब दो नंबर हैं, पहले भी मैंने बताया था, जब पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। वेरी गुड, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से इस तरफ भी, यानी कि राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.212121 डॉट डॉट डॉट, इसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। तो 100 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 100x, और 100 को जब
0.2121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 21.212121 और आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब पहले भी जिस तरह मैंने बताया था कि इस नंबर को इस शेप में भी लिखा जा सकता है। हम इसे लिख देते हैं 21 प्लस 0.212121 एंड सो ऑन। तो इसके लिखने का क्या फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है ये तो दोबारा एक्स ही के इक्वल आ गई यहाँ पे ये। तो 21 वैसे लिखा रहेगा और ये जो वैल्यू है एक्स के इक्वल है तो इसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमारे लेफ्ट साइड पे चल रहा है 100x, इसे दोबारा लिख देते हैं इस जगह पे। अब इस x को इस तरफ लाते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 100x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 21, ये 99x हो जाएगा और ये 21 के इक्वल आ जाता है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम 99 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आके हमें x मिल जाए। 99 से यहाँ भी डिवाइड किया और 99 से यहाँ भी डिवाइड किया, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 91 91 और आगे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 21/99। अब x किसके इक्वल है जो हमने पुट किया था, ये 0.21 डैश इज़ इक्वल टू 21/99। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने पॉइंट वाले नंबर्स को p/q की शेप में तब्दील कर दिया है। ये भी हमारे रैशनल नंबर थे और ये भी हमारे रैशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने बताना है कि इनकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है। और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को मैं अपने पिछले लेसन्स में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है ब्रैकेट स्टार्ट a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो जब आपको 3 नंबर दिए गए हों, जिस तरह a है, 4 है, b है, ये बेसिकली 3 नंबर हैं और इनमें प्लस का साइन है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। तो इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, जिसमें 3 नंबर दिए गए होंगे और प्लस का साइन है, तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दो नंबर का आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज किया गया है। तो प्रॉपर्टी पे भी जैसे आपने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हमने कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। इस तरह के प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि नंबर का ऑर्डर चेंज करने से उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ए को पहले लिख लें या ए को बाद में लिख लें, आंसर सेम आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। नेक्स्ट है x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। इससे इस तरह भी लिखा जा सकता है x प्लस माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली ये इस तरह है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें इस तरह लिखा हुआ था, कोई नंबर होता है तो उसका जो इन्वर्स होता है यानी माइनस नंबर होता है, अगर उन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। इसे हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स
क्योंकि x का इन्वर्स क्या है, -x, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर इस्तेमाल हुए हों और उसमें मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ हुआ है, यानी ब्रैकेट से मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस भी है, इधर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस का साइन है और ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी 3 नंबर जिनमें मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और प्लस भी हो रहा हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारा पता है 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16, यानी अगर किसी नंबर के अंदर 0 ऐड किया जाए तो आंसर वही नंबर आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो है ये एडिटिव इन्वर्स था क्योंकि x का माइनस वाला नंबर था, ये 16 में जब 0 ऐड किया जाए आंसर वही नंबर आ जाता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है 100 × 1 इज़ इक्वल टू 100, यानी अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और वो वही नंबर आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे ऐड हो रहा था 0 और आंसर वही आया था, तो एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही 100 आया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 4 × 5 + 8 इज़ इक्वल टू 4 × 5 × 8। अब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी 3 नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशंस। अब इसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन है, तो ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है a × b इज़ इक्वल टू b × a, यानी ऑर्डर चेंज करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्शंस में मैं आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है -3 < -1। इस साइन को लेस देन का साइन कहा जाता है। जिस तरफ इसका जॉ खुला हुआ है ये साइड ग्रेटर कहलाती है, और जिस तरफ ये जॉ बंद है, ये कोना है, वो लेस देन का साइन कहलाती है। तो -3 < -1 विच इम्प्लाइज डैट 0 < 2। अब ये वाली इक्वेशन जो है ये ऐसे किस तरह बनी है, अगर आप सोचें -3 में हम +3 ऐड करें तो क्या होता है 0, फिर साइन यही रहने देते हैं। -1 में इधर भी +3 ऐड करते हैं, क्योंकि जो काम इधर हमने करना है वही काम इक्वेशन के दूसरी तरफ करना है। विच इम्प्लाइज डैट 3 - 3 कैंसिल आउट के 0 हो जाता है,
और +3 में से -1 को जब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एक नंबर ऐड किया है दोनों तरफ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड किया जाता है वो कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो क्या है इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, या रेसिप्रोकल ऑफ a ग्रेटर देन रेसिप्रोकल ऑफ b। अब इसमें क्या किया गया है कि a b से लेस है, लेकिन जब उनका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल से मुराद क्या होता है कि उस नंबर को उल्टा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी मैं 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस नंबर को जब मैं उलट दूंगा तो ये बन जाएगा 1/a, और इसका भी जब उल्टा दूंगा तो ये भी बन जाएगा 1/a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन चेंज हो गया, यानी अगर कोई नंबर को हम रेसिप्रोकल में ले जाएं तो वो उसका साइन इक्वालिटी का जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन का साइन था, ये ग्रेटर देन का हो गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ 2 लेस देन 3। अगर मैं रेसिप्रोकल में से ले जाता हूँ 1/2 ग्रेटर देन 1/3, ये इस तरह बन जाएगा। यानी अगर इसमें रेसिप्रोकल में ले जाऊँ तो ये साइन जो है बीच वाला ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर दोनों तरफ इक्वेशन के हम ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस साइन पे। a लेस देन b था, इसमें c ऐड किया गया है और यहाँ भी c ऐड किया गया है, दोनों तरफ ये भी c ऐड हुआ है, c ऐड हुआ है। साइन पे फ़र्क नहीं पड़ा, साइन फिर भी लेस देन रहा है। यहाँ भी साइन क्या है? a लेस देन b, यहाँ a + c लेस देन b + c, यानी ये साइन चेंज नहीं हुआ। इस तरह की प्रॉपर्टी भी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऐड हुआ है एक नंबर लेकिन इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है नंबर 4 पे इफ़ AC लेस देन BC एंड C पॉजिटिव। C पॉजिटिव में क्यों कह रहा हूँ कि C ग्रेटर देन 0 जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होती हैं। देन A लेस देन B। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी नंबर C से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी A को C से मल्टीप्लाई किया गया है और B को भी C से मल्टीप्लाई किया गया है, और C एक पॉजिटिव नंबर हो, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ A लेस देन B ही है। या इसको इस तरह देख लेते हैं, यहाँ A लेस देन B है, यहाँ C से मल्टीप्लाई करें, यहाँ C से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है, लेकिन साइन में, इक्वालिटी के साइन में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लेस इधर भी है, इधर भी लेस है, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है नंबर 5 पे इफ़ AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0। C लेस देन 0 से क्या मुराद होता है? 0 से लेस नंबर कौन से होते हैं? माइनस के। यानी C अगर माइनस वाला नंबर हो और हम उसको AB से मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन में चेंज आती है। ये AC लेस देन BC है, यहाँ A ग्रेटर देन B है, यानी अगर मैं यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी C से मल्टीप्लाई करूँ और C माइनस का नंबर हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये लेस का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन बन गया है जब किसी नंबर को माइनस नंबर से जब किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई की जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो भी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है लेकिन माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि लेस वाला साइन जो है ग्रेटर बन जाता है, जबकि
इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन सी क्या था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो साइन में तब्दीली नहीं आती। इधर लेस का साइन है, यहाँ भी लेस का साइन है, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो लेस का साइन जो है वो ग्रेटर का साइन बन जाता है। नंबर लास्ट पे नंबर 6 पे है, आइदर ए ग्रेटर देन बी आर ए इज इक्वल टू बी आर ए लेस देन बी। ये 3 टाइप की हमें इक्वेशंस दी गई हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3, 1/4 एंड नंबर 2 3, 4, नंबर 3 3/5, 4/5। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके बीच वाले हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इनके बीच में कई रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किसी भी 2 नंबर के दरमियान 2 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक नंबर है 4 और ये नंबर है 6। अब ये 4 और 6 नंबर है, इसके दरमियान में कौन सा नंबर आता है? वैसे आपके ज़हन में जो आती है बात ज़ाहिर है 5 आता है, लेकिन 5 को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 10। अब 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो बेसिकली हमने एक एवरेज लिया है। एवरेज क्या होती है कि दोनों नंबर को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो, तो आंसर यहाँ पे 5 आ गया, तो ये हमें 5 मिल गया। अब अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 4.5। इसी तरह हम 5 और 6 को जब ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 5.5। इसी पैटर्न को लेते हुए हम ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं हम। तो इसी तरीके के मुताबिक सबसे पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं 1 + 1/3 + 1/4। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों के एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर दोनों डिफरेंट नंबर हों तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12, यहाँ 12 आ जाएगा। अब 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 4 12 और 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। फिर 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का आप सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 और 3 1 3। 4 1 4 + 3 1 3/12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7/12। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि जिस तरह पहले 2 नंबर को ऐड किया था तो आंसर 10 आया था, उसको फिर हमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसको भी हमने 2 से अब डिवाइड करना है। हम लिखेंगे 7/12 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड का साइन लिख देते हैं। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें ये करते हैं कि 7/12 और इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं और इसको हम उल्टा देते हैं। या हम 1 अगर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इसे उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। अब जो न्यूमरेटर वैल्यू हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई कैंसलेशन नहीं हो रही। 7 1 7 /12 2 24। अब 7/24 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है, दरमियान में, मिडल वाला इनका नंबर है। तो पहला नंबर तो हमें ये फाइंड हो गया है 7/24, जो कि इन दोनों के मिडल वाला नंबर है। अब हम जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं वो इसके साथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसको और इसको मिला लें तो इनके दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा, या हम इसे और इस नंबर को मिला लेते हैं तो इनके दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया था। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस नंबर के साथ मिला लें या इसके साथ मिला लें। आंसर तो उसका डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ही वो लाया करेगा। तो हम
इस नंबर को लेते हैं और इस नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। हम लिखते हैं 7/24 प्लस 1/4। इन दो नंबर को हम ले लेते हैं। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो इन दो नंबर के दरमियान में होगा, यानी यहाँ पे होगा। तो 24 और 4 का एलसीएम होता है 24। अब 24 को जब 24 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 7 के साथ, तो 1 × 7 प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हम 24 पे 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है। 6 को फिर हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 6 1 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 1 ज़ा 6 ओवर 24। तो ये आ जाता है 13। 7 प्लस 6 क्या होता है, 13। 13 ओवर 24। अब हमने दो नंबर तो ऐड कर लिया, लेकिन एंड पे से 2 से डिवाइड भी करना है। तो क्या करेंगे, 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2 ओवर 1। 2 और 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसे मैंने फ्रैक्शन में लेके जाना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये आगे कर लेते हैं, 13 ओवर 24। अब इस डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फिर हम इसे रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, यानी 2 और 1 1/2 बन जाएगा। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा 13 ओवर 48। अब हमें दूसरा नंबर ये मिल गया। उन्होंने हमसे पूछा था कि दो रैशनल नंबर में फाइंड करने हैं इनके दरमियान। तो इनके दरमियान जो दो रैशनल नंबर हैं वो ये हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, वो है 7/24 एंड 13/48। ये दो नंबर इन दो नंबर के दरमियान में रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। इसके दरमियान भी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो वही तरीका अख्तियार करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, इसका आंसर क्या आएगा, 7। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई का साइन और फिर रेसिप्रोकल में आ गया ये। तो आंसर फाइनल क्या है हमारा, 7/2। ये एक नंबर मिल गया हमें जो 3 और 4 के दरमियान है, एक रैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। वो हम इसको इसके साथ मिला के भी कर सकते हैं और इसे इसके साथ भी मिला के कर सकते हैं। तो चलें हम अब पहले नंबर के साथ मिला के इसे कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 3 + 7/2। इसको पहले हमने सॉल्व करना है। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और जब 2 हो तो आंसर एलसीएम इसका 2 आता है। अब 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2 और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने क्या करना है, 2 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। 1 को ऊपर 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7/2। तो ये आ जाएगा 13/2। अब हमारे पास आंसर आ गया 13/2, लेकिन हमने फाइनल इसे 2 से डिवाइड करना है जिस तरह हमने यहाँ किया था डिवाइड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 13/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी ये रेसिप्रोकल में चला जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर फिर क्या हुआ, 13/4। 13/4 इसका फाइनल आंसर हो गया 2 पे डिवाइड करने के बाद। अब हमें जो दो रैशनल नंबर मिले हैं 3 और 4 के दरमियान, वो ये हैं, यहाँ बॉक्स में लिख लेते हैं। एक नंबर हमें मिला है 13/4 और दूसरा नंबर हमें मिला है 7/2। स्टूडेंट अगर कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड भी करें तो
तो ये दो नंबर 3 और 4 के दरमियान में लाई करेंगे। ना ये नंबर 4 से बड़े होंगे और ना ही ये नंबर 3 से छोटे होंगे, बल्कि इनके दरमियान में होंगे, पॉइंट में आएंगे और होंगे इनके दरमियान में। तो ये दो रैशनल नंबर हैं जो उसने हमसे पूछा है कि हमने 3 और 4 के दरमियान में फाइंड करने हैं। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि 3 और 4 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, लेकिन पॉइंट में नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है थर्ड पार्ट 3/5, 4/5। इसके भी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3/5 प्लस 4/5। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, अगर सेम नंबर हो नीचे डिनोमिनेटर में तो एलसीएम 5 होता है। जब एलसीएम 5 होता है तो 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1। 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1/4 तो ये आ गया आपका 7/5। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, एवरेज नंबर लेना होता है। यानी इन दोनों को पहले ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐड तो ये हो गए, अब 2 से हमने डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, /2 ऐसे लिख लें आप, और फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय, और ये रेसिप्रोकल में चला जाता है नंबर। तो आंसर आ जाएगा 7 1 7 over 5 2 10। तो 7/10 एक ऐसा नंबर है जो 3/5 और 4/5 के दरमियान लाई करता है, यानी इनका मिडल नंबर है। अब हम इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं और इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं। किसी नंबर के साथ मिला के हम इनके दरमियान वाला नंबर निकाल लेंगे जो कि इन दोनों के बीच वाला ही होगा। तो हम लिखते हैं 7/10 प्लस, अब इसे मिला लेते हैं 4/5। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 10। एलसीएम वो नंबर होता है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। फिर 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 10 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2। 2 5 10, और जो 2 आंसर आएगा उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के नंबर के साथ 4 के साथ। आगे सॉल्व करते हैं। 1 7 7 प्लस का साइन है बीच में, और 2 4 8 ओवर 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 15 ओवर 10। अब यहाँ तक इन दोनों नंबर को हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना। नीचे हम अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15/10 डिवाइडेड बाय 2, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 15/10 मल्टीप्लाई बाय, इस डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, इसके नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को आपस में। 15 1 15 ओवर 10 2 20। अब इससे कैंसल आउट भी किया जा सकता है, अगर ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये नंबर आ जाता है 15/20। तो हमारा 3/4 और 4/5 के दरमियान जो दो नंबर हैं वो हैं 7/10 और 15/20। तो हम इसे लिख देते हैं 7/10, 15/20। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी दो नंबर के दरमियान में आप रैशनल नंबर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।